नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो डिफॉरेस्टेशन को लेकर चलने वाला है। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में डिफॉरेस्टेशन होता क्या है और इसका क्या मीन है और किस तरीके से ये होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानने से पहले आप लोगों से जो हमेशा मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि लेक्चर में घुसने से पहले या लेक्चर में जाने से पहले या चैनल पर आने से पहले जितना हो सके उतना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और जितना हो सके उतना वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक एक मेरे को सपोर्ट देता है और सब्सक्राइब करके आप जो फर्दर वीडियोस मेरी तरफ से आएंगे आपको मिलता रहेगा। क्योंकि मैं आपसे कोई फीस ऑफिशियली चार्ज नहीं करता, बस मेरी फीस यही होती कि वेन एवर यू सब्सक्राइब माई चैनल देन यू पे माई फीस बाय दिस वे। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट स्टार्ट द टुडेस टॉपिक्स डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये होता है कि इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ द ट्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ द अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड माइनिंग operation and use of the wood for domestic and the other purposes have caused the heavy deflation of the forest। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इनडिस्क्रिमिनेट मतलब बेमतलब का पेड़ों को काटते चले जाना, उसका एक रिजल्ट होता है किसके लिए? अर्बनाइजेशन के लिए, मतलब शहरीकरण के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, माइनिंग करने के लिए, अदर ऑपरेशन भी होते हैं, माइनिंग ऑपरेशन और यानी कि फूड को जलाने के लिए, किसके? डोमेस्टिक पर्पस मतलब घरों में जलाने के लिए, अदर पर्पसेस भी होते हैं, ठीक है। ये सभी एक कारण है किसके लिए? फॉरेस्ट का डिप्लेटेशन होना, जिसी को हम लोग डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि ये पेड़ इन पेड़ों से ही काटे गए हैं। काटने के बाद यहाँ पर जो डेंस फॉरेस्ट था अब वो क्या दिख रहा है? क्लियर फॉरेस्ट दिख रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कभी जो वन हुआ करता था आज वो एक लैंड में यानी कि एक ओपन लैंड में कन्वर्ट हो गया। इसके क्या क्या कॉजेज हैं उसको समझते हैं, कारण क्या क्या है। जैसे पहला क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आपने नॉर्थ ईस्ट में देखा होगा इसको, यानी कि स्लेश बर्न या जूम कल्टीवेशन बोलते हैं, ठीक है, JHUM जूम कल्टीवेशन, कल्टीवेशन CULTIVATION। तो जूम कल्टीवेशन या स्लेश बर्न कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही तीन नाम से जाना जाता है। इसमें होता क्या है? ये प्रैक्टिस किया जाता है लैंड के ऊपर, जहां पर यानी कि लैंड को क्लियर किया जाता है वेजिटेशन से, उसकी जो वेजिटेशन होती है उसको बर्न कर दिया, तो मतलब जला दिया। इस फिगर में मैंने दिखाने की कोशिश की उसको पहले जलाया गया है, फिर लैंड को क्या किया गया है? जोत कर उसकी राख को उसमें मिला दिया गया, उसके ऊपर एक मड सा बना दिया गया और उसमें यानी कि ये धान के पौधे या मतलब अदर फसल के पौधे को लगाया जाता है। तो ऐसे ऐसे पैच ऑफ लैंड यानी कि हमें अधिकतर नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलते हैं, कुछ साउथ इंडिया में भी देखने को मिलते हैं, मोस्टली हमें यानी कि नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसमें होता क्या है? बहुत ही कम स्तर पर यानी इक्विपमेंट्स हमें लगाने पड़ते हैं और यानी कि 2 से 3 साल तक यानी कि इस पर खेती की जाती है। जैसे ही उसकी फर्टिलिटी कम होती है हम फर्दर यानी कि कोई दूसरा एरिया ढूंढते हैं और उसको छोड़ देते हैं। तो इसी को हम इस टेक्स्ट के द्वारा पढ़ेंगे, समझते हैं बातों को बहुत डीपली। कह रहा है कि इन दिस प्रैक्टिस द पैच ऑफ लैंड इज क्लियर्ड। कहने का मतलब ये जो प्रैक्टिस है इसके अंदर क्या देखा जाता है कि एक लैंड का जो पैच मतलब एक लैंड का जो टुकड़ा होता है उसे क्लियर किया जाता है वेजिटेशन से, उसको बर्न किया जाता है और उसकी जो राख होती है, एस मतलब राख, ठीक है, उसको मिक्स किया जाता है किसके साथ? यानी कि जो उसके जो सॉइल न्यूट्रिशंस होते हैं, सॉइल में यानी कि उसे मिक्स किया जाता है, उसके न्यूट्रिशन जो होते हैं सॉइल में मिल जाते हैं। और दिस पैच ऑफ लैंड यूज्ड, ठीक है, फॉर द रेजिंग क्रॉप्स, यानी कि इस पैच ऑफ लैंड को यानी कि फसल उगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? कितने साल तक? 2 से 3 साल तक, 2 से 3 साल तक उसे यूज किया जाता है। एंड यील्ड इज मॉडेस्ट, यानी किसी की जो यील्ड होती है वो मॉडेस्ट होती है, ना ज्यादा हाई होती है ना ही ज्यादा कम होती है, ठीक है। तो खाने पीने भर का निकल आता है। देन दिस एरिया इज अबंडेंट एंड इज लेफ्ट टू रिकवर द फर्टिलिटी। और इस 3 साल के बाद इस क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है कि जब तक इसमें दूसरी यानी कि फर्टिलिटी आएगी तब तक हम दूसरा एरिया ढूंढते हैं। और पूरा प्रोसीजर वही होता है, फिर से लकड़ी मतलब वेजिटेशन को जला देना, उसकी राख को यानी कि जमीन में मिला देना और उसको हाथों से खोद के या मतलब जानवरों की पीछे हल चला के उसे खोद के उसमें यानी कि खेती करना। इसको रिपीटेड किया जाता है एल्स वेयर द फ्रेश प्राइस ऑफ द लैंड, यानी कि जब तक वो लैंड जो है उसका पीस यानी कि तैयार ना हो जाए एक किस्म से। पीस मतलब यानी कि ये जो झाड़ झंखाड़ वाला एरिया था वो यानी कि एक लैंड पीस में यानी कि कन्वर्ट ना हो जाए। फिर कह रहा है कि ऑल डेट रिक्वायर्ड, ये सभी जो चीजें जरूरत पड़ती हैं फॉर द मेथड ऑफ द कल्टीवेशन इज सेट ऑफ सिंपल टूल्स
नॉट हाई लेवल ऑफ द मैकेनाइजेशन। कहने का मतलब यहाँ पर ये इन सभी चीजों की जरूरत पड़ती है किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए। और इसमें कोई सिंपल यानी कि कोई ज्यादा हाई हाई टाइप के यानी कि मैकेनाइजेशन मतलब कोई ट्रैक्टर या मतलब या कोई यानी कि बड़ी जैसे रूटावेटर हो गया या अदर मशीन्स हो गई जो यानी कि हार्वेस्टर हो गया आपका मतलब कंबाइन हो गई, इस टाइप का कोई यानी कि इंप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती है। इसमें बस छोटे मोटे टूल्स यानी कि जैसे हाशिया हो गया, ठीक है, खुरपी जिसे बोलते हैं, वो सब यूज चीजें इसमें यूज होती हैं। अब बात करते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। आखिरकार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स क्या है और उसका इससे क्या रिलेशन है। तो हम बात करेंगे द ह्यूमन पॉपुलेशन हैव इंक्रीज कंसिडरेबली सो विद देयर रिक्वायरमेंट्स। कहने का मतलब यहाँ पर है जैसे जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उनकी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती जा रही है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या देखने को मिलता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, लार्ज डैम्स एंड रिजर्वायर lying down of the railway lines and roads are not extremely beneficial। ये सभी चीजें यानी कि क्या है, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बट दे आर आल्सो लिंक्ड विद सेवरल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। लेकिन इन चीजों को इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से यानी कि लिंक किया गया है। फिर क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है कि मेनी ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर रिक्वायर इवेंट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कहने का मतलब यानी कि अगर हम सिंपल बात तरीके से मैं बोलना चाहूँ, अगर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी कि जो प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं लैंड को क्लियर करना पड़ता है, उसके लिए भी लकड़ी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लार्ज डैम बड़े बड़े जब बांध बनाए जाते हैं तो उसमें भी यानी कि हमें लकड़ियों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेंग ऑफ द रेलवेज, किसी भी आजकल की डेट में तो क्या हो गया, जो रेलवे पटरी पड़ती है इस तरीके से आपने देखा होगा, ये रेलवे पटरी है, ये भी रेलवे पटरी है, लेकिन इसको रोकने के लिए पहले लकड़ी का यूज हुआ करता था। अब क्या होता है, इसे ये जो चीजें हैं ये सीमेंटेड की हो गई हैं, अब लकड़ी का इतना यूज नहीं होता है। पहले हमारी आर्थिक दशा इतनी अच्छी नहीं थी जो हम ये सब चीजें अफोर्ड कर पाए, लेकिन आज की डेट में हम सब कुछ अफोर्ड कर पा रहे हैं, इसलिए पेड़ों की कटाई कम कर दी गई है इनको देखकर, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो लकड़ियां यूज होती थी ये जगह इन जगह पर, वो पहले यानी कि इस जगह पर जो आज यानी कि सीमेंट यूज हो रहा है, पहले यहाँ पर लकड़ियां यूज होती थी। तो रेलवे में भी लकड़ियां यूज हो रही हैं, ठीक है। और रोड को बनाने में भी बहुत स्तर पर यानी कि लकड़ियां यूज होती थी। तो आपने देखा होगा पहले हमारे पास मशीन नहीं होती थी, ना केरोसिन होता था, तो हम लोग क्या करते थे, तारकोल को गिट्टी में मिलाकर उसको यानी कि लकड़ियां जला देते थे, और उससे जब वो तारकोल पूरी बजड़ी में मिक्स हो जाता था उसे रोलर से फिर चलाकर उसको दबा दिया जाता, तो ये जो रोड इस टाइप से बन जाती थी। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है, आज एक मशीन आती है प्रॉपर, उसमें केरोसिन डाला जाता है या मोबिल डाला या डीजल डाला जाता है, और यहाँ पर हमारा इस साइड से तारकोल और इस साइड से हमारा गिट्टी जाता है, और दोनों ही मिक्स होकर एक यानी कि एक सॉल्यूशन फॉर्म में नीचे की तरफ आता है, और इसे यानी कि आगे फर्दर दूसरी मशीन से बिछाया जाता है और पीछे रोलर उसे दाबता हुआ आता है। तो ये सभी चीजें जो है इसमें भी यानी कि लकड़ी की डिमांड जो है कम हुई। और मतलब कहने का मतलब यानी कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में मेनली अगर देखा जाए पहले और अब भी यानी कि हमें लकड़ियों का देखने को मिलता है, ये सभी प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। फिर आगे क्या बोल रहा है कि मेनी ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स रिक्वायर इमेंस डिफॉरेस्टेशन। कहने का मतलब इन सभी में से अगर यानी कि प्रोजेक्ट्स जो हैं, इन सभी में से जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिक्वायर मतलब जरूरत पड़ती है किसकी, डिफॉरेस्टेशन की, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मैं सिंपल बोलूँ, जो जितने प्रोजेक्ट्स हैं इनमें सब क्या हो रहा है, लकड़ी की डिमांड बढ़ेगी तो मतलब क्या हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, लकड़ी को काटा जाएगा, ठीक। आगे बात करते हैं फ्यूल रिक्वायरमेंट्स। देखिए फ्यूल रिक्वायरमेंट्स क्या, उसके बारे में बात करते हैं। द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द फायरवुड with the ever growing population increase greater pressure on the forest which results in the increased intensity of the deforestation। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो इंक्रीज डिमांड है फॉर फायरवुड के लिए, मतलब यानी कि लकड़ी जलाने के लिए, जलावन लकड़ी जो होती है मतलब जलाने वाली लकड़ी, मैं सीधा बोलूं जलाने के लिए लकड़ी, तो फायरवुड की बात करें तो जलाने के लिए जो लकड़ी यूज होती है, कह रहा है इंक्रीज द डिमांड ऑफ द फायरवुड विद द ग्रोइंग ऑफ द पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है तो विलेजर्स एरिया में क्या होता है, मेनली आपने देखा होगा चूल्हा जलता है, उसमें लकड़ी की जरूरत पड़ती है। अ ग्रेटर प्रेशर ऑन द फॉरेस्ट, यानी कि इसका जो एक प्रेशर दिखाई पड़ता है हमें फॉरेस्ट के ऊपर दिखाई पड़ता है कि अगर ये लकड़ियां जलेंगी तो जब कम पड़ेंगी तो कहाँ से आएंगी, फॉरेस्ट से तो आएंगी ना। तो फॉरेस्ट से लाने के लिए, और फॉरेस्ट से जब आएंगे तो फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन होना ही होना है। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई होनी है, विच रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि फॉरेस्ट जो होता है धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन में कन्वर्ट होता है, मतलब पेड़ों की कमी दिखाई पड़ती है। अब बात करेंगे रॉ मटेरियल एंड द रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या जरूरत है, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा मटेरियल, मतलब कच्चा सामान
जो रिक्वायरमेंट्स है रिलेटेड टू वुड। तो वुड जो है उसे यानी कि जो लकड़ी है उसे यूज किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल बाय द वेरियस इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग द पेपर, प्लाईवुड, फर्नीचर, मैच स्टिक्स एंड बॉक्स, द क्रेचेस, क्रेट्स एंड पैकिंग केसेस। कहने का मतलब यहाँ पर केसेस मतलब सिंपल मैं बोलना चाहूँ, लकड़ी को कहाँ कहाँ यानी कि मटेरियल के तौर पर यूज किया जाता है, मटेरियल इंडस्ट्री के लिए यूज किया जाता है। जैसे कोई एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर पेपर बनता हो वहां पर लकड़ी को यूज किया जाएगा। प्लाईवुड मतलब जहां पर यानी कि वहां पर भी लकड़ी को यूज किया जाएगा। फर्नीचर के लिए भी लकड़ी को यूज किया जाएगा। हम माचिस यूज करते हैं घर में, उसमें भी लकड़ी को यूज किया जाएगा। बॉक्स बनाते हैं उसमें भी लकड़ी को यूज किया जाएगा। क्रेट्स बनाते हैं, जैसे सेब आता है तो उसकी भी क्रेट बनाई जाती है, तो उसके लिए भी आपको लकड़ी को यूज करना। बहुत से पैकिंग ऐसी हैं जिसमें यानी कि लकड़ियों को मोस्टली यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे इंडस्ट्रीज के बारे में। तो industry also obtain their raw material from the plants such as the drugs, scents and perfumes, resins, gums, waxes and turpentine, latex and rubber, tannin and alkaloids, beeswax। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो इंडस्ट्रीज है वो भी अपना रॉ मटेरियल कहाँ से, प्लांट्स मतलब पौधों से ही प्राप्त करती हैं। उसमें आपको देखने को मिला ड्रग मतलब यानी कि औषधि जो है, सेंट्स मतलब यानी कि जो खुशबूदार यानी कि इत्र होता है, परफ्यूम्स जो है, रेजिन है, ठीक है, गम है, ये सभी चीजें हमें कहाँ से देखने को मिलती हैं, पौधों से मिलती हैं। तो वो भी पौधा भी किसका एक कैटेगरी है, मतलब फॉरेस्ट से ही तो आया। ठीक है, फिर इसके बारे में आगे बात करेंगे। दिस एक्सर्टेड द ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन द फॉरेस्ट, यानी कि ये सभी चीजें यानी कि फॉरेस्ट के ऊपर एक प्रेशर डालती हैं उसके इकोसिस्टम पर। ठीक है, एंड देयर यानी कि अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सप्लॉयटेशन, उसका यानी कि बड़े स्तर पर जो यानी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है फॉर द वेरियस अदर रॉ मटेरियल्स इज द मेन कॉज ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ द फॉरेस्ट। ये सभी कारण है किसके लिए, फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन होना। मतलब डिग्रेड मतलब चीजों को यानी कि उस बैलेंस वे में ना रखकर उसको घटित वे में रखना, मतलब डिग्रेड करना, मतलब उसको घट यानी कि एक होता है क्या बोलते हैं प्लांटेशन, एक होता है डिग्रेडेशन। तो प्लांटेशन में क्या करेंगे, हम पौधों को लगा रहे हैं। डिग्रेडेशन में क्या कर रहे हैं, हम लोग पौधों को हटा रहे हैं या काट रहे हैं सीधा। ठीक है, अब बात करेंगे अदर कॉजेस के बारे में। डिफोरेस्टेशन आल्सो रिजल्ट फ्रॉम द ओवर ग्रेजिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग, अर्बनाइजिंग, फ्लड, फायर, पेस्ट एंड डिसीजेस, डिफेंस एंड द कम्युनिकेशन एक्टिविटीज। के सिंपल तरीके में से अगर बोलना चाहूँ क्या क्या और कारण है डिफोरेस्टेशन के लिए, तो आपको देखने को मिलेगा, आप जानवर यानी कि जानवरों को जब चराते हैं, ठीक है, तो ओवर ग्रेजिंग मतलब पौधों मतलब जो पौधे होने वाले हैं आगे चलकर ये एक पौधे में कन्वर्ट होने वाले हैं, उसको अगर चरा देंगे जानवरों से तो होगा क्या, वो पौधा पेड़ में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा। तो ये भी एक कारण है डिफोरेस्टेशन का। एग्रीकल्चर जो हो रहा है, बढ़ता जा रहा है एग्रीकल्चर, तो ज्यादा एग्रीकल्चर जो बढ़ता जा रहा है वो फॉरेस्ट को काट रहा है, ये भी फॉरेस्टेशन का यानी कि डिफॉरेस्टेशन का एक अदर यानी कि दूसरा कारण है। माइनिंग, माइनिंग आपने देखा होगा कि आपको देखने को मिला जंगल के बीचों बीच यानी कि यहाँ पर कोयला निकल सकता है या माइका निकल सकता है या अदर अदर कोई यानी कि सब्सटेंस निकल सकता है, जैसे या आपका सिल्वर हो गया या मतलब सिल्वर हो गया या मतलब आपका एल्युमिनियम हो गया, आपका या सोना हो गया, मतलब जिसको हाँ क्या बोल गोल्ड हो गया, ठीक है, आयरन हो गया। ये कोई भी चीज अगर निकलने लगी तो आप क्या करते हो, वहां के प्लांटेशन को हटाते हो, वहां के ऊपर आप क्या करते हो, पूरा यानी कि माइनिंग करते हो। ठीक है, और माइनिंग में भी आप क्या करते हो, जब आप उसमें से माइनिंग कर रहे हो तो सुरंग जो बन जाती है इस टाइप की है, इस सुरंग के अंदर भी ये वाली ऊपर लेयर जो है आपके ऊपर गिर ना जाए, इसके लिए आप क्या करते हो, इसमें टिम्बर मतलब लकड़ियों से आप प्रोटेक्शन देते हो कि ऊपर का ऊपर ही लगा रहे इस तरीके से। तो इस तरीके से जो अंदर ये लाइन जो इसके अंदर जो आदमी जाता है तो इससे लकड़ियों से बचा रहता है कि उसके ऊपर फटे ना, मतलब बच जाएगा। तो उसमें भी लकड़ी की जरूरत पड़ रही है। और क्या कह रहा है, अर्बनाइजेशन मतलब जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है वो भी यानी कि डिफोरेस्टेशन को बढ़ावा दे रहा है। फ्लड मतलब जैसे यानी कि आप पेड़ों को काटेंगे तो फ्लड बढ़ेगा। आप आग जलाते हो, सर्दियों में क्या होता है, मोस्टली हर घरों में यानी कि लकड़ियां पाई जाती हैं, किस लिए, कि लोग अपनी यानी कि ठंड को हटा सकें। पेस्ट बनाने के लिए, डिसीज हैं, ठीक है, एंड डिफेंस में भी यानी कि आपको देखने को मिलता है। सभी ये चीजें डिफोरेस्टेशन को बढ़ावा देती हैं। ये कैसे अफेक्ट करता है, यहाँ पर बोल रहा है हाउ इट अफेक्ट्स। तो मैं सिंपल बोलूं, उस बातों को समझना। क्लोज फॉरेस्ट, देखिए क्लोज फॉरेस्ट बेस्ड ऑन द कैनोपी लेवल। देखिए क्लोज फॉरेस्ट और किसी बेस पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कैनोपी लेवल। कैनोपी लेवल का मतलब ये होता है कि सपोज करो ये ट्री है, ये ट्री है इस तरीके से, तो इसकी कैनोपी क्या होगी, ये जो ऊपर का पोर्शन हरा हरा पोर्शन जो होता है इसे बोलते हैं कैनोपी। ठीक है मेरे भाइयों, में जहां जहां पेन घुमा रहा हूं, तो इसके द्वारा ये देखा जाता है कि अगर सपोज करो ये कोई एक क्या है, फॉरेस्ट है, इसके अंदर मान लो ये पेड़ की कैनोपीज हैं,
इस तरीके से। अब इनके द्वारा जो घेरा गया एरिया है इसको निकाला जाए। अगर ये 70% से ऊपर है, क्या मतलब 70% से ऊपर है, तो इसका मतलब ये हो गया क्लोज फॉरेस्ट हो गया। अदरवाइज अगर 70% से नीचे है इस फॉरेस्ट एरिया से, ठीक है, यानी कि इस फॉरेस्ट एरिया का कितना 100% माना जाएगा, और इसके ऊपर यानी कि 70%, यानी कि किसका निकाला जाएगा, मतलब इन कैनोपी का 100% इज इक्वल्स टू 70% ऑफ, या इससे मोर देन, यानी कि एरिया, जो एरिया है एरिया का 70% होना चाहिए या 70% से ऊपर होना चाहिए। तो इस मतलब इन कैनोपी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज फॉरेस्ट यानी कि कैनोपी। कहने का मतलब यहाँ पर ये इस टाइप का जो फॉरेस्ट जो मिलेगा यानी कि 70% से ऊपर वाला कैनोपी का, उसको बोलेंगे क्लोज फॉरेस्ट। और इसके पास में क्या होगा, हैव बीइंग डिमिनिश्ड ड्यू टू डिफोरेस्टेशन। ये सभी क्यों हो रहा है, डिफोरेस्टेशन के कारण हो रहा है। मतलब ये धीरे धीरे यानी कि क्लोज फॉरेस्ट जो है वो भी यानी कि धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, किसके कारण, कि उनका कटाई हो रही है दिन रात, ठीक है। तो वो जो यानी कि पहले क्लोज फॉरेस्ट पाए जाते हैं जिसमें यानी कि सघन मात्रा में आपको छाया मिलती थी, मतलब कहीं भी धूप नहीं देखने को मिलता था, गर्मी के मौसम में आप आराम से नीचे लेट सकते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, वहां पे वो पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उनका यानी कि जो क्लोज फॉरेस्ट है वो यानी कि ओपन फॉरेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। ओपन फॉरेस्ट मतलब यानी कि कहीं पर धूप, कहीं से धूप, कहीं से धूप, मतलब चारों तरफ से धूप आ रही है, कहीं थोड़ा सा बचा लिया पेड़ ने बचा लिया, नहीं तो हर तरफ से धूप आ रही है। भाई बात समझ गए मेरी बात को। आगे बढ़ते हैं। ओके, here a forest recycle moisture from soil into their immediate atmosphere by the transpirations where it gain the precipitations as rain। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, फॉरेस्ट रिसाइकल मॉइस्चर फ्रॉम द सोइल, यानी कि जो फॉरेस्ट है वो रिसाइकल करता है क्या, मॉइस्चर कहाँ से, अपनी सोइल्स मतलब मिट्टी से, इनटू देयर इमीडिएट एटमॉस्फेयर, अपने एटमॉस्फेयर से, बाय ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपायरेशन यानी कि ट्रांसपायरेशन के द्वारा यानी कि क्या करता है, वो मॉइस्चर को अडॉप्ट करता है। वेयर इट गेन द प्रेसिपिटेशन, जहां से वो क्या करता है, पानी पाता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये बारिश हुई, बारिश होने के बाद क्या करता है, अपने एनवायरनमेंट में जो भी यानी कि उसको नमी मिली उसको खींचता है और उससे यानी कि मॉइस्चर बनाता है, ठीक है। दूसरी बात, डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट इन एन इमीडिएट लोअरिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर लेवल एंड इन लॉन्ग टर्म रिडक्शन ऑफ द प्रेसिपिटेशन। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, मेरी बात को समझिए ध्यान से। यहाँ इसने बोला कि जो डिफॉरेस्टेशन है वो यानी कि और भी कारणों का जड़ बन रहा है, क्या कि जैसे जैसे पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ काटने के बाद क्या हो रहा है, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसलिए जो वाटर लेवल पहले ऊपर रहता था अब वो यानी कि नीचे जा रहा है, इसीलिए खेतों में पानी लगाने के लिए या पानी पीने के लिए उतना यानी कि जो सुलभता थी आज की डेट में उतना नहीं रह गया है। इसलिए पेड़ को लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ जो होता है अपनी रूट्स को नीचे भेजकर पानी को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, और जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो वाटर लेवल कहाँ से ऊपर आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको पेड़ लगाने चाहिए, आपके कम से कम हर एक आदमी को अपने बर्थडे पर कम से कम एक पेड़ तो लगाना चाहिए। मैं तो कम से कम बोल रहा हूँ, ज्यादा जितना भी लगा पाओ, ठीक है, 100-150 जो भी है। ड्यू टू द डिफोरेस्टेशन दिस नेचुरल reuse cycle is broken and water is lost through रैपिड रन ऑफ। कहने का मतलब है ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, यानी कि डिफोरेस्टेशन के कारण जो नेचुरल रीयूज साइकिल है, यानी कि नेचुरल रीयूज साइकिल ऑफ ब्रोकन एंड वाटर लॉस्ट, यानी कि वाटर जिस जहां से लॉस हो रहा है, रैपिड रन ऑफ। हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे यानी कि पेड़ जहां से हट गया तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, पानी बहुत तेजी से भागेगा वहां पर। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे आप सपोज करो बाढ़ आ गई ऐसे क्षेत्र में जहां पर कोई पेड़ नहीं है, तो बाढ़ आने में बहुत कम समय लगेगा, मतलब फटाक से आएगी। लेकिन जहां पेड़ पौधे हैं तो वो थोड़ा प्रोटेक्ट करते हैं, चीजों को रोकते हैं, पानी कुछ सोख लेते हैं, कुछ रोकते हैं। लेकिन ऐसा ही जगह जहां पर पेड़ पौधे ही नहीं है तो वहां का यानी कि बहुत सारा जो ऊपर की यानी कि सीट होगी यानी कि धरती की, उसको पहले इरोड कर देगा, मतलब उसको बहा ले जाएगा। और होगा क्या, जहां पर पेड़ पौधे हैं तो वो ऊपर की सीट को बहाने नहीं देंगे, तो मतलब ये हुआ कि वहां पर बाढ़ बहुत निचले स्तर पर दिखाई पड़ेगी। बात मेरी समझ गए जो मैं बताना चाह रहा था। अब आगे बात करते हैं। मच ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज इन इंडिया बीइंग कैरिड आउट इन द फॉरेस्ट रीजन। कहने का मतलब यहाँ पर बहुत सारी माइनिंग एक्टिविटीज जो है इंडिया के अंदर कैरी रूप से चल रही हैं, आउट इन द फॉरेस्ट रीजन्स देखने को मिलती है। द ऑब्वियस रिजल्ट्स इन द इज डिफॉरेस्टेशन एंड द सॉइल इरोजन। कहने का मतलब यहाँ पर इसका रिजल्ट जो अगर देखने को मिले वो क्या है कि पहले अगर किसी माइनिंग के अंदर अगर यानी कि कोई सुरंग बनाई जा रही है, उसके अंदर अगर माइनिंग होगी तो सबसे पहले उसमें क्या देखने को डिफॉरेस्टेशन कारण है, और उसके बाद सॉइल इरोजन, मतलब वहां से अगर मिट्टी का मतलब कुछ भी यानी कि जो उसके अंदर सॉइल से निकाला जाएगा तो इरोड ही तो कर रहे हैं वो एक किस्म से। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, अंडरग्राउंड माइनिंग has also significantly
Denuded forest and timber is used for the supporting the roofs of the mine galleries। मैंने सिंपली पहले ही बता दिया था। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, सुरंग बनाते हैं इस टाइप से, तो उसमें क्या होता है कि ये ऊपर वाली सतह गिर ना जाए, इसलिए हम लोग टिम्बर लगाते हैं। वही इसने बोला यहाँ पर कि बोल रहा है कि अंडरग्राउंड माइनिंग हैज आल्सो सिग्निफिकेंटली डिन्यूड फॉरेस्ट टिम्बर इज यूज्ड फॉर द सपोर्टिंग ऑफ द रूफ्स ऑफ द माइन गैलरीज। मैंने बोला वही बात यहाँ पर थी इसने। द लार्ज नंबर ऑफ द अबंडेंट माइंस आर लाइंग इन अ बैड शेप एंड आर अंडर द एक्सटेंसिव गली इरोजन लीडिंग द डिग्रेडेशन ऑफ द हैबिटेट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि लार्ज नंबर ऑफ अबंडेंट माइंस हमें देखने को मिलती हैं जो लाई करती हैं किसमें, बैड शेप में। यानी कि सिंपल तरीका अगर मैं बोलूं, ये माइंस हमें वहां देखने को मिलती हैं जहां पर हमें फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलता है, और जहां फॉरेस्ट देखने को ना मिले वहां पर यानी कि जब इरोजन होता है तो कुछ इस टाइप से इरोजन होता है कि वो गली टाइप का बन जाता है। मतलब उसकी आकृति कुछ इस टाइप से हो जाती है। मतलब जो सिंपल वे थी, इसमें कुछ यहाँ की जगह इरोड हो गई, कुछ यहाँ की जगह, मतलब बहुत बहुत गहरी गहरी खाइयां बन जाती हैं। तो इसी को बोलते हैं गली इरोजन। और गली इरोजन में क्या होता है कि वहां पर जो शेप्स होती है वो थोड़ा पहले वाली शेप से डिफरेंट हो जाती है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ द अबंडेंट माइन आर लाइंग बैड शेप, यानी कि उसकी जो शेप हो जाती है वो बैड शेप हो जाती है, एंड अंडर द एक्सटेंसिव गली इरोजन हो रहा है वहां पर, एंड लीडिंग टू डिग्रेडेशन ऑफ द हैबिटाट। यानी कि हैबिटाट जो है उसका जो है, मतलब किसी का रहने के लिए जो हैबिटाट था, रहने के लिए जो घर था, उसको क्या हो जाता है, उसको डिग्रेड कर देता है, मतलब वो खत्म हो जाता है। डिफोरेस्टेशन अफेक्ट द बायोटा, यानी कि जो लिविंग बिंग्स हैं, उनकी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको भी यानी कि अफेक्ट करता है, और उनका नेबरिंग इकोसिस्टम उसको भी अफेक्ट करता है। सॉइल इरोजन को भी अफेक्ट करता है कि कितना यानी कि स्तर पर यानी कि सॉइल का इरोजन हो रहा है। लैंड डिग्रेडेशन, अल्टरनेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर चैनल्स एंड द पॉल्यूशंस एंड स्कार्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि लैंड को भी यानी कि डिग्रेड करता है, अल्टर, और दूसरे तरीके से देखा जाए अल्टरेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर, यानी कि ग्राउंड वाटर जो है उसका भी यानी कि निचले स्तर पर चला जाता है, पॉल्यूशन बढ़ता है, स्कार्सिटी बढ़ती है वाटर की। ये सभी चीजें मैंने आपको समझाई हमारे यानी कि डिफोरेस्टेशन में। अगला जो लेक्चर हमारा होगा वो हमारा ग्रासलैंड को लेकर होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए मेरे लेक्चर में अगले लेक्चर के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।